आज मैं ऐसे आर्टिस्ट की बात करूँगा जो हो गया आर्ट में युग पुरुष। ऐसे हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं। आप ये ध्यान से सुनिए। इसकी लाइफ में और इसका चित्र लाइफ में एंड आर्ट ऑफ लाइफ में, लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ ये डिफरेंस पार्ट। लाइफ में जीवन सब जीते हैं, चींटी से लेके एलिफेंट तक, कोई ना नहीं बोलेगा। पर जिंदगी एक गंभीर प्रश्न है। कौन जीते हैं जिंदगी, कौन जी रहे हैं जिंदगी, कैसी है जिंदगी, बहुत सारा क्वेश्चन हैं। मैं इतना बड़ा जानकार के फिलोसोफर तो नहीं हूँ, पर जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ और जितना करता हूँ इफेक्ट होगा। आजकल ज़माना फेकोलॉजी का है, सब लॉजी आ गई, फेकोलॉजी बाकी थी तो वो भी आ गई। झूठपन से जीवन स्टार्ट करने का, झूठ बोलो, बस झूठ ही बोलो। एक क्या देश बेगाना हो गया है, और ये तो दुनिया का एकदम जिसकी लाइफ में आप जाओ तो पता चलेगा कि कौन था। एक कौन था, जैसे हम गांधी को कभी नहीं भूल सकते, युग युगों ऐसे कला जगत में इसको हम कभी नहीं भूल सकते, युग युगों तक इसके जीवन में जाना है। तो हमारे में एक कहावत है गुजराती में, हम गाय को देखे, गाय का ओखर देखे, जो चबाते हैं बाहर निकल जाते, वो देखे तो हम मिल्क नहीं खा सकते हैं। पर हम मिल्क देखे तो सबसे गुणवान जो कोई है तो है मिल्क। बस ऐसा वान गो का जीवन जो देखो तो 50% जो नहीं समझेगा वो तो बोलेगा, अगर इसका वर्क देखो कोई नहीं बोल सकता। ताकत आज तो नहीं है किसी में। ऐसे महान कलाकार मेरे जीवन में पढ़ता था तब से, जाना तब से मैं प्रभावित हो गया। 49 से मैंने एंडर वर्क ही छोड़ दिया। मेरे साथ जो पढ़ते थे वो सब जानते हैं ही नहीं, पता नहीं। भगवान उसको सुखी करे, समृद्ध करे और जहाँ वहाँ सुखी रहे। ऐसे वान गो की इम्प्रेशनिस्ट से आगे निकल गया, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट इसको कहते हैं। वो शब्द भी उसके लिए तो मेरे लिए तो कम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द ही नहीं होता। नहीं, वान गो के लिए कोई शब्द नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा चित्रकार आज भी सबके धड़कनों में जिंदा है। चलो तो मैं मेन बात पर आ जाऊँ। फिलोसॉफी तो चलती रहेगी और काम आप देखते रहो, सामने हो रहा है, वर्क भी देखते रहो। डेविड सेंट वान गो कहाँ के थे दुनिया का कोई ऐसे कलाकार या ऐसे कोई भी गायक, संगीत, नृत्यकार कोई किसी का नहीं होता। वो प्रदेश, देश और दुनिया का होता है। ऐसा वान गो का जीवनी
और इसका हल्का सा जीवन में भी मैं इसका जीवन तो हल्का ही कहूँगा, जिंदगी ज़बरदस्त है। तो ये नीदरलैंड से के एक सदियों पार करके प्रभाव जिसे हिंदी में प्रभाववाद कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता है, प्रभाववाद, ये चित्रकार सर्वोत्तम हो गया। और विसेंट विलियम वान गॉग उसका फुल नेम है। विसेंट वान गॉग का समय अबाउट, मुझे याद है तब तक तो कहता हूँ तो 30 मार्च 1843 से लेके 1890 तक एक डच प्रभाववादी चित्रकार हो गए। हमारे यहाँ होते हैं ना अलग अलग, ऐसे यूरोप में भी अलग अलग कास्ट सरनेम होता है। वो वान गॉग बस शॉर्टकट बहुत हो गया लंबा लंबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जीवन में हम जाते हैं। तो ये एक ऐसा था जो मरणोपरांत पश्चिमी कला इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गया, एक ही हो गया। ये तो है, युग पुरुष बारंबार नहीं होते हैं। समाज, देश का और दुनिया का सही सोचनार कभी सेकंड बार नहीं होते हैं। इसको तो युग पुरुष कहते हैं। भगवान गीता में कहा है ना कि जब जब जरूरत पड़ती है तभी मैं आता हूँ। क्या रूप में आता हूँ, कहाँ आता हूँ, किसके पास रहूँगा, ये कुछ नहीं कहा, पर जब जब इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ी तब तब मैं आऊँगा। तो क्या भगवान को अब नहीं लगता है आना चाहिए नहीं लगता है? सोचो, मुझे तो लगता है उसको आना चाहिए। बहुत अतिशयोक्ति हो गई है, अतिशयोक्ति। जब भी मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा, मेरा अभी दाँत भी नहीं रहा है, तो बोलने में, शब्दों में थोड़ी आप समझ जाओ। जो सुनते हैं, ये जो सुनते हैं ना, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो आर्ट के जगत से दूर हो। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है इसमें होगा, क्योंकि ये इसको टच नहीं करता है। बेस्ट, हमारे शब्द में कि हाई क्लासिकल पावर मैन, इसको तो कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेगा तो कदाचित इसमें कोई बन जाए तो तो पढ़ेगा कौन? जो पढ़ेगा, मैं तो भाई ऐसा ही रहा हूँ। मेरे सब सब्जेक्ट में ऐसा है, जब से समझने लगा तब से, कि कौन लेगा, कौन लगाएगा, कहाँ गैलरी मिलेगी, कौन देखेगा, कौन खरीदेगा। ओ प्रश्नों की झड़ी बरस गई थी। ये बात मैं 87 के तक कह रहा हूँ। जब महाभारत बनाने का सोचा तब मुझे पागल ही कहे थे। मुझे दुख तो ये बात का है, अभी भी है, वो है कि मेरा ये पेंटिंग जो चल रहा था तब एक भी मेरा स्टाफ देखने 5 साल तक किया, और मेरे घर से ओनली 5 मिनट भी नहीं, इतना मेरा घर कॉलेज से दूर था। एक भी बंदा
देखने नहीं आया, नहीं आया। वो कैसे वान गो को टच करेगा, कैसे वान गो को समझेगा, वो कैसे कला को समझेगा? यही दुख है। मुझे सर कहते थे, हमने बुलाया ना, सर को बुलाया हमारे कॉलेज में गेस्ट के लिए, बाद में घर पे ले गया। मुझे बोला, अरे दुधा, ये तो गांव की एक खेरूत की जगह पर हैं, यहाँ तुझे क्या मिलेगा, यहाँ क्यों आया तुम? तेरे लिए जगह नहीं है। रियली मनीषर ने मुझे कहा था कि जी सुब्रमण्य नो जानो तो जानो, हमारा कॉन्टेम्पररी पितामह था। उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता दिल से। उसने मेरा कैरियर एक ए और एक म्यूजिक का एकदम क्लासिकल मैन जिसने राग ढूंढा ऐसा का शिव कुमार शुक्ला, ये दो व्यक्ति मेरे जीवन में, आर्ट के जीवन में इतना प्रभावित करके गए कि मैं स्वर्ग में भी कहाँ ही वो उसको नहीं भूलूँगा। तो ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता है। एक प्रसिद्धि नहीं थी उसकी, उसका काम था। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बन गई, हर बार नहीं बनता। दशकों में कोई होता है, एक दो साल में नहीं, दशकों में कोई होता है। और इसको हम योग पुरुष कहते हैं। उन्होंने लगभग मेरी जानकारी मुजब 800 से ज़्यादा पेंटिंग, तैल चित्र बनाकर दुनिया को दिया है। कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बना है, मुझे सुना है ऐसा। मुझे स्केच सब गिने तो 2000 2,500 हो जाए, इतना सारा वर्क उसने किया है और करके गए हैं। यह कलाकृति अधिकांश उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों की हैं। अरे मानोगे अबाउट ये अंदाज से हैं, पर उसका जीवन आर्ट में 10 साल से ऊपर आर्ट में उसने वर्क किया है। और ये दरमियान उसका वो कैसे किया उसके लिए कोई फैसिलिटी की ऐसी स्टूडियो क्या है, बड़ा रिजल्ट, बहुत सारी कंपनियों का कलर्स आजकल नहीं रखते टेबल पर, और लाइन लगा देते कांच पर, डट 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 करके 8-10 कलर की लाइन लगा देते हैं, और इतनी स्टाइल से बनाते वर्क। ये नहीं था, ये वान गोग नहीं था। तो मैं चित्र के बारे में थोड़ी इसकी बात करूं। मोस्ट ऑफ चित्र उसने आउट में जाके किया है, आउटडोर जाके किया है, और बोल्ड कलर यूज़ करता था, घिस पिटा नहीं, और फास्ट कलर उसको बहुत पसंद था। उसका वर्क में कोई नाटक की बात नहीं थी। उसके वर्क वास्तविक से पर था। जो चित्र लोग समझते हैं वैसे उसका चित्र नहीं था। उसका चित्र और आगे था। जो कलर को समझते हैं, जो प्रकाश को समझते हैं, और मैं कहूँ ने तो रियली मजबूत नींव जो कहते हैं ना रक्त कंठ, मैंने कहा मनीष एक ऐसा व्यक्ति भारत को मिला था जिसने आधुनिक कला को एकदम नीचे उतार कर आत्मा સુધી पहुँचाई थी। आत्मा और लोगों के साथ आत्मा होता है।
आत्मसात करते, इसको कहते हैं आत्मसात। ये आधुनिक कला का यानी कंटेम्परेरी आर्ट का पितामह हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ जो मनीषर हुआ, ऐसे वहाँ भी वो वान गॉग को हम कहते हैं। इसका कोई छोटा योगदान नहीं था शॉर्ट पीरियड में। ऐसे वान गॉग की स्टोरी हैं, आर्ट स्टोरी। व्यवसायिक रूपे જોઈએ, देखिए हम तो उसमें वो असफल था। एक सिंकई उसको चल रहा था, वन साइडर जिसको कहते हैं ना, वैसा उसका लाइफ चल रहा था। उसका कोई कुछ दिखाई नहीं देते थे, कोई किसी का वो सुनता नहीं था। और इसलिए सॉरी वो दारिद्र रहा हमेशा, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं था। परिवार बहुत बड़ा था उसका, और परिवार में से उसको निकाल दिया था। जो कॉमन सेंस रूटीन वाला काम था उसको पसंद नहीं था। जो आजकल हम रूटीन काम में मशगूल हो जाते हैं ना, नौकरी की आशा रख के, वो उसमें नहीं था। उसको पैसा कमाने की कोई धुन ही नहीं थी। भगवान ने ऐसा कोई इंसान बनाया था जो वापस तो नहीं बनाएगा ऐसा लगता है। तो ये बहुत सॉरी छोटी आयु में और देहांत हो गया उसका। आज सालों पहले मैं लेक्चर सुनता था, कायमी हमारे शेख भाई गुलाम मोहम्मद शेख साहब, हमारा कंटेम्परेरी आर्ट, और दूसरा हमारा पारिमो सर, मास्टरी ऑफ हिस्ट्री, वो लेते थे। और वो तो इंग्लिश में ज़्यादा बोलते थे, तो मेरे तो थोड़ा सा ऊपर जाता नीचे जाता। पर मैं इसकी एक बुक मैंने पढ़ा। हमारा पंड्या सर गुजराती था, उसको मैंने पूछा तो बोला गुजरात लाइब्रेरी में जा, और गुजरात में लॉस्ट लाइफ बुक हैं ऑलरेडी, वन बुक ओपन। ऐसी लॉस्ट लाइफ में जीवन पे ऐसी एक बुक उसकी है, वो पढ़ तो जीवन की वास्तविकता बाहर आएगी। मुझे जानना था, मुझे लगता है 35 या इतने साल ऐसा कुछ जिया है, और आखिरी दुख होगा आत्महत्या करके जीवन का अंत लाया। तो बहुत दुखदायक बात हुई। इमोशन तभी तो इतना कर सका। एक गरीब परिवार से नहीं था, मध्यम उच्च वर्ग में से आता था। उसका जन्म कोई एलफिल व्यक्ति के वहाँ बचपन नहीं हुआ था। वो विचारशील और गंभीर और शांत ऐसे परिवार से वो था, जो लोगों को बहुत सारी बात समझाते थे। उसका पिता बहुत विद्वान थे, इसका ये पुत्र था। पर मैं बोलूँ ने तो व्यवसायिक रीते वो फेल था। खुद वान गॉग की बात करूँ तो परिवार तो एकदम सजग था, व्यवसाय में, काम में, काज में। वो खुद इतना अंदर नहीं था, उसका पहले से ही ऐसा दिल था। उसकी एक यात्रा
भगवान ने फिक्स करके भेजी होगी और एक कला यात्रा। लेकिन वो हमेशा पहले से बचपन से उदास रहता था। उसको कुछ न कुछ करने की खेवना थी। उसके घर में धार्मिक भावना, धार्मिक रीत से मानने वाले लोग एक जैसे कहते हैं जटिल, इन्हें हम क्या शब्द नहीं मिलेगा मुझे, ऐसे परिवार में थे। एक जड़ता से पकड़ के बैठे ऐसे परिवार में से वो था। और ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, उसकी आत्मा और थी। वो जो उसका माता पिता का जो और परिवार का जो एक मिशनरी था धर्म बाबत, यानी मुझे लगता है पोप कहते हैं ना, ऐसा उसका पापा पादरी और शहर का अच्छा जाना माना और इज्जतदार जिसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति था। इस चित्रकारी जो करता था उसकी पहले थोड़ी बात करूँ तो चित्रकारी में इससे पहले इसके पापा ने अलग अलग काम में जोड़ने की कोशिश किया। ये सब बात उसका जन्म से 25 साल के आजू बाजू उसकी चित्रकारी में जो आना वो नहीं कह सकते हम, तो 25 के आजू बाजू आयुष होगी तब तक तो नहीं आया था। बाद में वो दुखी देख के, ये 6 भाई थे। 6 भाई में उससे जो छोटा एक भाई था वो उसको बहुत प्रेम करता था, उसका नेचर को जानता था, स्वभाव को जानता था कि ये बहुत इमोशनल है, बहुत धुनी है, यानी एक विचारसरणी में ही वो रहता रहता है। उसको देखता था। उसका नाम अबाउट थियो था, छोटा भाई था और आर्थिक रूप से उसको हमेशा समर्थन देता था। पापा तो उसको नफरत ही करता था। माँ तो माँ होती हैं, भाई भी भाई होते हैं। ये भाई उसको छोटा था तो भी उसको समर्थन करके खुद को जो पैसा देते थे उसमें से वो छुपे छाने वानगुप को हेल्प करता था। और पापा जो છે वो तो ये बाबत पैसे ये कला के बाबत और रुपया मटेरियल लेने ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको तो कोई भी हिसाब है। और ऐसे बात करूँ मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि ये वास्तविक स्टोरी है ना। उनके प्रारंभिक कार्य में देखे तो अधिकतर अभी भी जीवन और क्रूस श्रमिकों के चित्रण में चमकीला रंग से वो काम करते थे, संकेत दे रहे थे। जब ये शुरुआत किया तब से उसको ऐसा कुछ न कुछ करने की इच्छा होती थी जो उनके बाद में कार्य को अलग करते हैं। उसका एक समय था, वह घर छोड़ के उसको घर से निकाल दिया था। उसने छोड़ा नहीं था, घर से निकल गया और बाजू में नीदरलैंड के पेरिस में डिस्टेंस नहीं है तो पेरिस चला गया। उन्होंने वहाँ जाके जो वो टाइम के जो कलाकार थे, ज़्यादा तो पॉल गोगा
ये सब अच्छी तरह से आगे आए थे, तो वो उसको जाके मिला। और उसका जो इमोशन था, संवेदना सी, वो उसमें उसने देखा क्योंकि वो सीनियर थे और ये अभी जिसको कहते हैं गुजराती में पापा पगी डग भर रहा था। पर उसमें वो लोगों से वो इम्प्रेस्ड हो गया। और उसके साथ तो किसी के साथ तो रह नहीं सकता था। संवेदनशील होने के लिए तो ये दोनों 3-4 लोग मिलते थे, उसके साथ नया था, वाद विवाद होता था। वो लोग जो करते थे उससे अलग इसकी सोच थी। वो लोग तो मैं मेरी फिगर करके ऐसे ही करके काम करते थे। गोगा का काम तो मैंने थोड़ा फील किया है। वो टाइम का जो गोगा था उसके साथ उसका काम उसको थोड़ा प्रभावित करके गए थे। और ये इसके हिसाब से जो स्थानीय लोग था, आर्टिस्ट लोग, यहाँ भी और मैं कोई लोगों की बात नहीं करूँगा, आर्टिस्ट लोग थे, उससे भी वो दूर रहना चाहते थे। वो अलग अलग एक जगह रहता नहीं था, अलग अलग जगहों को घूमता था और चित्रकारी करने लगा। मैं बोला न पहले से, उसके साथ रहने वाला उसका भाई थियो था, इकोनॉमिक, वो हर महीने कोई ना कोई उसको मदद भेजता रहता था। तो उसकी चित्रकारी चली, जो हाथ में आया वैसा कैनवास लिया, जो हाथ में आया ऐसा ब्रश कलर, और एक झोली लेके निकल पड़े थे हम कहे तो वान गोग मस्तीला था और पीड़ित भी था मन से, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिरता में चिंतन बहुत था। चिंतित रहता था, चिंतन करता था। चिंतित और चिंता में फर्क है। चिंतित होना यानी विचारशील होना, कुछ करने की सोच होना, इसके बारे में जो चिंतन करते हैं उसको चिंतन कहते हैं। और चिंता तो अलग चीज़ है, उसको चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उसमें चिंतन था। उन्होंने प्राय काल में शुरुआत समय में उसका स्वास्थ्य पर ये असर हुआ, क्योंकि उसका खाने का, रहने का, बैठने का कोई ठिकाना नहीं रहा। और ऐसे मित्रचारी भी उसके पास कोई नहीं था। टकराव भी सबके साथ होता रहता था। इससे उसको जीवन में टकराव बहुत आया। वो थोड़ा जैसे कहें डिप्रेशन जैसा, क्रोध वाला था, थोड़ी बातों में गुस्सा कर देता था। ये उसकी जो जीवन स्टाइल है वो सामान्य लोगों से अलग है। मनोरोगी हॉस्पिटल में उसको ले गए ऐसा सुना है, पर इसके पहले में जो काम उसने किया, उसका जीवन का जो उस रहता था, जहाँ किसी के साथ रहा, किसी जो अच्छी सपोर्ट। एक बार ऐसा हुआ था तो लैंडस्केप कर रहे थे, तो उसके जो करता था उससे दूर एक श्रीमंत वर्ग रहते थे, बहुत सारा बड़ा परिवार था, उसमें से एक वुमन डेली उसको देखती थी और वो वहाँ काम करता रहता था। उसको पता था, क्योंकि वो जो काम करता था सन लाइट का काम करता था, इसलिए सन को पीठ दिखा के काम करना पड़ता है। तो पीछे से कोई आए तो उसके आगे शेडो होता था,
नज़दीक आगे देखे तो पता चलता था कोई आकर मुझे देख रहा है। और ये जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो उससे इम्प्रेस्ड हो गई थी लेडीज सी। घूम के देखा तो कि तू क्या कर रही है, कि मुझे आपका पेंटिंग अच्छा लगता है और बहुत आप अच्छे कलर दे रहे हो, ये हो। ऐसी इमोशन बात हुआ तो कि वो बोली मुझे आप पे पेंटिंग देगी। देखता हूँ अभी कोई बना नहीं है, बनने के बाद मैं सोचूंगा कि ढूंढा दूँ। ऐसी बात लंबी हो जाएगी क्योंकि वीडियो शॉर्ट है मेरा। और तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो हो गया, इमोशन होते हैं। एक बार उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत मेहनत हो, कि मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं, बस मज़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक करी उसने खुद का दोनों कान काट कर दे दिया। उसको एक्साइट हुई कि ये क्या किया उसने। इसका तो हो गई और ये बेकाबू था। और टाइम पे उसको बाजू के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और ये बात वायु ऐसी बात तो काम करता है, उसकी बात नहीं आगे जा रही, ऐसी बात तो बहुत आगे जाती है। और हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराया। इस समय उसके जन्म के 30 साल के बाद 30 साल के बाद शायद ऐसा हुआ एक किस्सा। उसकी चोट बहुत गंभीर लगी थी और उसने हॉस्पिटल का पेंटिंग से कान पर पट्टा बंधा हुआ है, वो पेंटिंग बहुत फेमस हो गया। उसने हॉस्पिटल में एक बनाया था। तो वान गॉग की ऐसी बात जीवन काल की बात हैं जो व्यवसाय से अलग होती हैं, अलग अलग रीते वो जाती है। लोग चाहे व्यवसाय में फेल, तो मैं तो फेल नहीं कहता हूँ, क्योंकि व्यवसाय होता है और ये जीवन है और जिंदगी होती है, वो खुद की है। खुद की ज़िंदगी खुद के लिए जीना तो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि खुद को कौन स्वीकारेगा। मैं आपकी बात करूं तो आप मुझे स्वीकारोगे, मैं मेरी बात करता रहूं तो आपको लगेगा ये उसकी कह रहा है, यानी किसी ने किया नहीं, ऐसा लगेगा। तो वान गॉग ये नहीं समझता था, तो लोग उसको अव्यवहारिक कहते थे। तो उसका व्यवहार आर्ट के साथ इतना बड़ा रहा जो हम आज देख सकते हैं। आत्महत्या करने के पीछे भी एक ऐसा ही वजह है उसकी, प्रसिद्ध है वो सार्वजनिक कल्पनाओं से पर था। सार्वजनिक बाबत से लोग उसको गलत समझते थे। लोग उसका वर्क को भी पसंद नहीं करते थे वो टाइम पे, तो उसका नेचर तो कहाँ से पसंद करे। 20वीं सदी की अंत में ये शुरुआत हो आगे बढ़ी, उसका शैली काम आगे बढ़ा, तो तब तक किसी को पता भी नहीं था। जीवन में उस ऐसी बहुत कठिनाई है जो मैं उसका पर्सनल लाइफ की बहुत बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसने बहुत सारी महिलाओं के साथ फ्रेंडशिप किया था, दोस्ती किया था, पर रियल दोस्ती नहीं, सुविधाओं के लिए दोस्ती की थी। अच्छी महिला भी मिली थी और उसका लाभ लेने वाली भी महिला वो मिली थी। और इसमें एक महिला में
इमोशन में उसने खुद ने रोमांटिक तो था वो दर्शाता था व्यक्ति उसके जो बाजू में आए उसे वो लागनी भावना से देखता था और उसके साथ और रहने का भी बहुत हुआ। ये लंबी स्टोरी लंबी हो जाता, हमारे वीडियो शॉर्ट हैं, पर शॉर्ट वीडियो में मैं ये सब कह रहा हूँ। हो सके तो आप लोग इसकी स्टोरी निकाल के पढ़ो तो रियली आपको बहुत मज़ा आएगी और जीवन में उसको जो दिया है लोगों को अभी उसकी वैल्यू हुई है। मरते दम तक तो उसका एक भी पेंटिंग या कोई ने शो भी नहीं किया था। उसका पेंटिंग अलग अलग जगह पर सब जगह पर पड़ा था, उसको कोई सूंघता भी नहीं था क्योंकि वो टाइम पे इंग्लिश एक कलाकार, इंग्लैंड का प्रधान कलाकार वास्तववादी, एकदम प्योर वास्तववादी काम करता था। वो पानी की धार बताए रियली पानी तो होता है ऐसा लगता है, ऐसा कलाकार को लोग मानते थे वो टाइम पे। इतना वास्तववादी स्टूडियो में बैठा बैठा काम करता तो इसको कौन देखेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो मूल्यवान उसकी जो कृति थी वो उसके मरने के बाद बहुत सालों के बाद कहते उसके परिवार का जितियों का बेटा था या कोई था, उसने उसको ध्यान में लिया और पेरिस में उसकी प्रदर्शनी लगाई थी, कहते हैं ऐसे। और तब इसका ये जो हम प्रभावशालीवाद कहते हैं ना हिंदी में, तो इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट गोगा तो इतना वो मातिस के गोगा को ऐसा पागल हो गया कि उसका पेंटिंग उठा के डांस करने लगा था, बहुत खुश हो गया था। सूर्यमुखी पेंटिंग फेमस है। हकीकत क्या है ये तो वो टाइम पे लोग नहीं जानते, तो अभी तो सुनी कहानी होती है क्योंकि वो टाइम पे उसका कोई ऐसा आर्टिकल के बड़ा लेख के कोई परिचय नहीं आया था जो आज हम नेट का उपयोग कर रहे हैं, नेट से प्रसिद्ध हो रहे हैं, ऐसा वो टाइम नहीं था। तो उसकी वास्तविक स्टोरी लेना राइटर को कोई तकलीफ हो गया, इसलिए वो बातचीत कर के जो पत्रकार होते हैं बहुत वो होते हैं, रियल पत्रकार कहाँ से भी ढूंढ के समाज के सामने रखते हैं। और वो टाइम पे तो कई क्या कहते आजकल पता नहीं पीए करे लो या छोटे अखबार में दो लाइन आ जाए, अरे आपका प्रसिद्ध होगा ऐसे मानते थे ना। तो ये पीए कर लो या ऐसे का पता नहीं क्या, वो मेरे टाइम पे स्टार्ट में ऐसा नहीं था, बाद में अभी हो गया है। बस रुपया बनाते हैं। देखो ना हमने शो लगाया था दुबई में, एक भी सही पत्रकार नहीं आया, रियली आर्ट क्रिटिक आर्टिस्ट आना चाहिए, कोई नहीं आया। और हमने वो करना पड़ा और 60-70 हज़ार खर्चा में 3-4 लेख लग के गए। हमने कहा वो खुद ने देख के लिखा कि ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम पे ऐसा नहीं था। और इसका पेंटिंग तो बहुत सारी जगह स्पेशल वान गो का म्यूजियम बनाया है। आज की बात करें तो पेरिस में है सब उसका, और रोम में, पेरिस में जो सब फ्रेंच की सिटी हैं वहाँ जो हाथ में आया वो म्यूजियम में रखा है अभी और बहुत मूल्यवान है। तो वान गो की स्टोरी के बाद अब हमारी बात पर आएंगे। देखो हम अभी स्ट्रोक लगा रहे हैं, एकदम फास्ट कलर्स में काम कर रहा हूँ और कोशिश में वान गो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अच्छा वर्क करने की मेरी जो पहले से आदत है वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और ये पेंटिंग, ये जगह वो मुझे प्रेरित कर रही है और हो सके इतना अच्छा काम करने की कोशिश करके आपके सामने ले रहा हूँ। तो आप लोग इसे देखो और ऐसे स्टोरी जो अच्छी अच्छी आएगी वो मैं बताऊँगा, पेंटिंग की स्टोरी बताऊँगा। अभी वान गो से स्टार्ट किया है
तो अब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। और मैं ख़ास मेरे यंग स्टूडेंट को आग्रह करूँगा कि पढ़ो इसको, देखो इसको। और मेरे कलाकार भाई जो सीनियर है, जो जानते हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें। मेरा प्रिय जो स्टूडेंट हैं उसके हाथ में जाएगा तो श्योर वो भी प्रोफेसर हैं, टीचर रहे हैं। मेरा ही स्टूडेंट जहाँ मैं नहीं प्रोफेसर बन सका, वहाँ जाके वो प्रोफेसर बना, ऐसा मेरा प्रिय स्टूडेंट हैं। राबड़िया जयंती करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राफिक में बहुत बढ़िया काम किया था उसने। और अभी तो क्या होगा, क्या मिले नहीं हैं, 30 ज़्यादा टाइम हो गया नहीं मिला हूँ उसको। और वो भी मुझे भी पता नहीं क्या करता होगा। तो अभी ऑफलाइन पे आए हैं, तो ऐसे सब जो लोग हैं वो आपके तक पहुँचाएंगे। और आप भी पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो। एलमेल देखो, इससे जीवन बने, ऐसा देखो ज़िंदगी बने, कुछ मिले ऐसा देखो। आर्टिस्ट को तो एक ऐसी चीज़ देखना चाहिए। और आजकल तो यंगस्टर के हाथ में गूगल है, और इसमें मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरी चैनल है भानु दुधार। बोलना पड़ता है, मुझे नहीं, मैं अच्छा लगता है पर बोलना पड़ता है। सिस्टम में तो रहना पड़ेगा। हम मानगुप्त तो नहीं है कि सिस्टम को फेंक दे, कुटुंब को फेंक दे, सबको अकेला था। इतनी तो हिम्मत मेरे में नहीं है जो इसमें था। मैं रियली अकेला रह सकता था। चलो अब बाद में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।